हाय हेलो एवरीवन। सो सीए ग्रामीण इस कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं आज ही। तो उसी का एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि इस बिजनेस से हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ये जो कंपनी है सीए ग्रामीण, ये सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है। बिकॉज इस कंपनी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 7-8 साल का, तो इसने सस्टेनेबली ग्रो किया है। एंड इस ड्यूरेशन में जितने भी बड़े बड़े क्राइसिस हैं, जैसे जीएसटी आया था, डीमोनेटाइजेशन था, आईएलएफएस का क्राइसिस था, कोविड के दो दो फेसेस थे, बहुत स्ट्रेस पीरियड था। सो इन सारे ड्यूरेशन में भी अगर आप इस कंपनी की एफिशिएंसी देखते हो या फिर इसका रिटर्न रेशियो देखते हो, उसको इन्होंने बहुत हेल्दी लेवल पे मेंटेन करके रखा है। इनका एवरेज आरओई जो है पिछले 7-8 साल का, वो 3.6% के आसपास है। देन एवरेज आरओई अगर हम देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो ये एक्चुअली आपको क्या शो कर रहा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत ही हाईली सिक्लिकल है। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि जब भी डाउन टर्न आता है इस इंडस्ट्री का, तो जो बिजनेसेस हैं वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं, मतलब उनका आरओई नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज आपको प्रोविजनिंग बहुत करनी पड़ती है, आपके एनपीए सडनली इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके पीएनएल के ऊपर। तो ऐसी इंडस्ट्री में इस बिजनेस ने अपने आरओई को सस्टेनेबली एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन करके रखा है। तो एक्चुअली ये आपको शो कर रहा है कि ये प्लेयर काफी ज्यादा एफिशिएंट है, अपने एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। एंड यही रीजन है कि इनकी ग्रोथ भी सस्टेनेबल रही है। एंड अगर आप लास्ट 3-4 साल का अगर इस बिजनेस का अगर आप ग्रोथ देखोगे, तो बहुत हेल्दी ग्रोथ रहा है। लोन बुक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। आरओई के जो नंबर्स हैं वो और भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, 24-25% के आसपास। सो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है जो सस्टेनेबली तरीके से ग्रो कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी अगर हम बिजनेस मॉडल देखें इस कंपनी का, तो वही माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है ये। स्मॉल टिकट साइज लोन ऑफर करता है रूरल एरियाज में। लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को मेनली ये कंपनी टारगेट करती है। एवरेज टिकट साइज भी अगर आप देखोगे तो 75,000 या उससे कम के ही टिकट साइज के लोन कंपनी ऑफर करती है। इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है वैसे तो, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में इनके ब्रांचेस हैं। बट इनका जो लोन बुक का कंसंट्रेशन है वो 3 स्टेट्स के अंदर काफी ज्यादा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट से इस कंपनी का 73% लोन बुक आता है। तो पहले ये नंबर और भी ज्यादा था, तो वहां से कम हुआ है। बट स्टिल अभी भी ये कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, 3 स्टेट से 73% का लोन बुक है। बाकी ब्रांचेस और भी स्टेट्स में है, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में। एंड ग्रेजुअली कंपनी ने थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करना भी शुरू किया है। सो एमपी में अगर आप इनका लोन बुक देखोगे तो अब लगभग 6-7% के आसपास लोन बुक जो है इनका, वो एमपी के स्टेट से आता है। मतलब क्या है कि कंपनी धीरे धीरे फोकस कर रही है कि बाकी स्टेट्स में भी अपनी अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाए, प्रेजेंस को बढ़ाए। बट स्टिल मेजोरिटी जो लोन बुक है या फिर जो नए कस्टमर्स को भी ये मेजरली ऐड करते हैं, वो इन्हीं 3 स्टेट्स के अंदर करते हैं अभी करंटली। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे में भी बाकी स्टेट्स में इनका एक्सपेंशन होगा। देन अगर आप कस्टमर विंटेज देखोगे इस कंपनी का, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जो कि इस कंपनी के साथ में 3 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ये नंबर इस कंपनी के लिए पहले 53% था। अब वो कम होकर के FY24 में कम होकर के 43% हो गया है। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस पूरे साल में इन्होंने नए कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ऐड किया है, नए बोरोवर्स को ऐड किया है, जिससे जो इनका विंटेज वाला कस्टमर का जो रेशियो था वो कम हो गया 53 से 43% पे। अब एक्चुअली ये जरूरी भी है, बिकॉज इस तरीके का जो बिजनेस मॉडल है ये ग्रो तो आगे तभी करेगा जब आप नए बोरोवर्स को कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहोगे सिस्टम में। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस उसको उस पर भी फोकस कर रहा है। प्लस साथ में जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो भी रिटेन है, बिकॉज स्टिल 43% कस्टमर्स आपके ऐसे हैं जो 3 साल से भी ज्यादा टाइम के साथ आपके 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 साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टिल ये शो कर रहा है कि कंपनी पुराने कस्टमर्स को रिटेन भी कर पा रही है, एट द सेम टाइम नए कस्टमर्स को सिस्टम में ऐड भी कर रही है। सो इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। नाउ अगर हम इनका इनका लोन बुक का ग्रोथ देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस देखते हैं इस क्वार्टर में इस कंपनी की, तो एक तो सबसे पहले इन्होंने इस साल 26,000 करोड़ का लोन बुक जो है उसको क्रॉस कर लिया है। आई थिंक 26,700 करोड़ के आसपास का इनका टोटल लोन बुक का साइज है। एंड इस पूरी इंडस्ट्री में, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा प्लेयर है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इन टर्म्स ऑफ लोन बुक सबसे सबसे बड़ा लोन बुक का साइज है इस कंपनी का। सो बेसिकली यहां से हमें समझ आता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में अंडर पेनेट्रेशन कितना ज्यादा है, एंड स्कोप ऑफ ग्रोथ भी कितना ज्यादा अवेलेबल है प्लेयर्स के पास। बिकॉज जो नंबर 1 प्लेयर है उसके लोन बुक का साइज ही सिर्फ 26,000-27,000 करोड़ के आसपास है। यही मेन रीजन है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सेक्टर है माइक्रो फाइनेंस का, ये बहुत इजीली अगले 2-3 साल भी 20% की रेट से ग्रो कर सकता है पूरा सेक्टर। बिकॉज बहुत छोटे प्लेयर्स हैं इसके अंदर, अंडर पेनेट्रेशन काफी ज्यादा है। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सारे प्लेयर्स के पास में। देन अगर हम इनका लोन बुक का ग्रोथ देखते हैं तो इस क्वार्टर में अगेन 27% की ग्रोथ आई है।
और दोबारा से जो इनकी गाइडेंस रही है FY24 को लेकर के, इनका टारगेट था कि 24 से 25% के रेट में हम अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। बट कंसिस्टेंटली इस बिजनेस ने हर एक क्वार्टर में अपनी ग्रोथ गाइडेंस को सरपास किया है। पहले 2 क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास की ग्रोथ थी, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑन अ फुल ईयर बेसिस इन्होंने 27% पे ग्रो किया है अपने लोन बुक को। तो मतलब अपनी गाइडेंस को ठीक ठाक मार्जिन से इन्होंने बीट किया है। देन अगर हम मार्जिन का नंबर देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो उसमें तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन आया है इस कंपनी के। इनका टारगेट था कि 12.2% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट इवेंचुअली कंपनी ने 13% का निम अचीव किया है पूरे FY24 के अंदर। सो इसका सबसे बड़ा रीजन तो एक तो ये रहा कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अपने यील्ड अपने इंक्रीज किए थे। 20% के आसपास यील्ड था इनका, जिसको इन्होंने 1.25% से बढ़ा करके 21% के आसपास किया था। बट इंटरेस्टिंगली पिछले 2 क्वार्टर से इन्होंने जो इंक्रीमेंटल यील्ड है, मतलब जो फ्रेश लोन कंपनी दे रही है, उस पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.6% से अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर, जो फ्रेश लोन ये कंपनी डिसबर्स कर रही है। स्टिल फिर भी अगर आप इनका निम देखोगे तो वो 13% के आसपास मेंटेन रहा, मतलब उसमें कोई गिरावट नहीं आई। 13% के आसपास निम रहा, फ्रॉम 12% टू 13%, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपेंशन आया। इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफी स्टेबल रही है थ्रू आउट द ईयर। 9.5% से 9.8% के आसपास इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मेंटेन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो ये एक ऐसा साल था जहां पे हमने ऑलमोस्ट 80% बैंक्स और एनबीएफसीज के केस में देखा कि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड, इसमें एक बहुत बड़ा राइज आया, बहुत बड़ा इंक्रीज आया उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में, एंड उनके मार्जिन भी कंप्रेस हुए थे, निम भी उनके कंप्रेस हुए थे। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा कि इस पूरे साल के अंदर कि उनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट कुछ प्लेयर्स का मार्जिन तो और इंप्रूव भी हुआ है। और वहीं पे अगर आप सीए ग्रामीण का देखते हो तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 9.8% है। पूना वाला का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 8.5% के आसपास है। 5 स्टार का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी यही 9.8% है। एसबीएफसी फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी अगेन 9.5% के आसपास है, बट वो सिक्योर लेंडर्स हैं। सीए ग्रामीण जो है वो इसका 98-99% जो लोन बुक है वो अनसिक्योर लोन है, माइक्रो फाइनेंसिंग करता है। स्टिल ये इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिर्फ 9.8% है। तो एक्चुअली आपको क्या शो कर रहा है कि इस बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है पिछले कुछ टाइम में, बिकॉज एक सस्टेनेबल तरीके से इन्होंने ग्रो किया है। कोविड के स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, एनपीए के बहुत ज्यादा नहीं पड़े, उसमें रिकवरी काफी अच्छी हुई, क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन रखा, आरओई आरओए के नंबर को काफी हेल्दी लेवल पे रखा। सो दैट इज द रीजन कि मार्केट इनको बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरिंग चार्ज नहीं कर रहा है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है इस कंपनी का वो काफी स्टेबल रहा है, और उसका एडवांटेज इनको निम में मिला है। इनके मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 13% के आसपास सस्टेन रहे हैं पूरे FY24 के अंदर। देन कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखते हो इस कंपनी का, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनका टारगेट था कि हम अपना कॉस्ट टू इनकम 35-36 के आसपास मेंटेन रखेंगे, बट इवेंचुअली कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम है वो 30% के आसपास आया है पूरे FY24 के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि इस बिजनेस ने ग्रो तो किया है, 27% की लोन बुक की ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद अपना जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको काफी अच्छे से मैनेज किया है, बिकॉज ये एक हाई कॉस्ट मॉडल है। यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उन पे आपको काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। आपको रेगुलर कस्टमर से टच में रहना पड़ता है, हर वीकली हर 15 डेज के बाद इनके कस्टमर्स की के साथ में मीटिंग होती है। कॉन्स्टेंटली आपको रिकवर करना पड़ता है लोन को, देन फ्रेश लोन आपको डिसबर्स करना है, उसके लिए आपको ग्रोथ पे भी फोकस करना है। तो काफी हाई ओपेक्स मॉडल होता है ये, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने कॉस्ट टू इनकम में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाया है। 35-36% का टारगेट था इनका, बट इवेंचुअली इनका कॉस्ट टू इनकम जो है वो 30% के आसपास आया है। तो ऑपरेशनली बहुत अच्छा मैनेज किया है इस कंपनी ने पूरे FY24 के अंदर। इसका बेनिफिट जो है वो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर मिला है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत हेल्दी रेट पे ग्रो हुआ है कंपेयर टू लोन बुक का ग्रोथ। लोन बुक की ग्रोथ तो 27% थी, बट अगर आप इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास ग्रो किया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्लस एक क्रेडिट कॉस्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इनकी गाइडेंस थोड़ी सी मीट नहीं हो पाई। इनका टारगेट था कि हम अपना क्रेडिट कॉस्ट 1.6-1.8% के आसपास रखेंगे, लेकिन इवेंचुअली इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 2.1% के आसपास आया है पूरे FY24 के अंदर। सो इसका मेन रीजन ये रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर तो ठीक था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में क्योंकि तमिलनाडु में फ्लड आया तो वहां से इनके थोड़े थोड़े ग्रॉस एनपीए बढ़े, प्लस बाकी भी कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे इनके थोड़े बहुत एनपीएस के नंबर बढ़ने शुरू हो गए।
तो एक तो कंपनी को उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करनी पड़ी, प्लस इन्होंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया है कि इन केस अगर कल को चल के कुछ एक्स्ट्रा एनपीएस वगैरह आते हैं तो उसको ये बिजनेस अच्छे से मैनेज कर ले। इसीलिए इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1.6 1.8% का जो इनका गाइडेंस था उसको मैच नहीं कर पाया, एंड 2.1% के आसपास इनका क्रेडिट कॉस्ट रहा है। लेकिन इसमें भी अगर आप नेट क्रेडिट कॉस्ट देखोगे इस कंपनी का तो वो 1.8% ही है। सो नेट क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअली ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने टोटल प्रोविजनिंग कितनी की है प्लस उसके अंदर आपका टोटल राइट ऑफ कितना रहा है, मतलब जो भी बैड लोन्स थे आपने उसको राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक से, तो इन दोनों को प्लस करके आपका ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट बनता है। अब अगर इसके अंदर से आप जो आपके बैड लोन्स की जो रिकवरी हुई है, जो पहले आपका एनपी हो गया था उसको जो आपने रिकवर किया है उसको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका नेट क्रेडिट कॉस्ट बन जाता है। तो इस कंपनी का नेट क्रेडिट कॉस्ट तो 1.8% है, लेकिन स्टिल कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट का दिया था, एंड उसमें ये एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे इनकी गाइडेंस मीट नहीं हो पाई। सो वो ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट इनका 2.1% के आसपास आया है। बट स्टिल अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो उसमें बहुत हेल्दी ग्रोथ है। 75% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है पूरे साल के अंदर, FY24 के अंदर। इस क्वार्टर में भी 33% के आसपास की ग्रोथ है। तो इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ, मार्जिन, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की, इस बिजनेस की थ्रू आउट द ईयर। काफी अच्छे लेवल से ग्रो किया है, एंड एज अ रिजल्ट उसका जो रिटर्न रेशियो अगर आप देखते हो तो वो और इंप्रूव हुआ है। इनका आरओए ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास है, आरओई इस बिजनेस का ऑलमोस्ट 25% है, 24.9% के आसपास है। तो बहुत हेल्दी ग्रोथ किया है इस बिजनेस ने पूरे FY24 के अंदर। इनफैक्ट अगर आप इनका ओपेक्स टू एयूएम देखते हो, मतलब 100 रुपए का लोन बुक बिल्ड करने के लिए आपको कितना ऑपरेशनली स्पेंड करना पड़ता है, तो ये नंबर भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। ये इनका ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास है। अगेन वही पॉइंट है कि एक बहुत हाई कॉस्ट मॉडल है ये, लेकिन स्टिल इनका ओपेक्स टू एयूएम जो है वो 4.5% के आसपास है। पूना वाला फिनकॉप जिसका ऑलमोस्ट 50% लोन जो है वो सिक्योर लोन है, डिजिटल लेंडर है, वो हार्डली उसके 100-101 ब्रांचेस हैं, उसका जो ओपेक्स टू एयूएम है वो अब जाकर 4% के नीचे आया है। बट सीए ग्रामीण एक बिल्कुल ही फिजिकल मॉडल में वर्क करता है, एम्प्लॉय पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, ग्राउंड पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट स्टिल इनका जो ओपेक्स टू एयूएम है वो 4.5% के आसपास बिजनेस ने मेंटेन किया है। सो अगेन आपको एक एफिशिएंसी शो कर रहा है कि कंपनी अपने कॉस्ट को मेंटेन करते हुए सस्टेनेबल तरीके से एक बहुत ही हाई पेस पे ग्रो कर रही है। सो रिजल्ट बहुत अच्छा आया इनका। नाउ अब इन्होंने FY25 का गाइडेंस दिया है और साथ में अगले 4 साल का गाइडेंस दिया है, मतलब 2025 से लेकर के 2028 तक का इन्होंने टोटल गाइडेंस दिया है, एंड साथ में FY25 में इनका क्या टारगेट रहेगा वो भी इन्होंने शेयर किया है। सो FY25 के अंदर सबसे पहले अगर आप लोन बुक की ग्रोथ देखोगे तो उसको इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। अभी तक इनका टारगेट था कि 24 से 25% पे हम ग्रो करेंगे। FY25 में इनका टारगेट है कि हम 23 से 24% पे ग्रो करेंगे, मतलब माइनर सा इन्होंने ग्रोथ टारगेट जो है वो कम किया है, घटाया है इसको। देन अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसी लेवल पे रहेगा। 13% का निम है इनका आज के टाइम पे, एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12.8-12.9% के आसपास रहेगा, मतलब 10 से 20 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आ सकता है इनके मार्जिन में। वो भी इसीलिए बिकॉज कंपनी ने अभी जो फ्रेश लोन दे रहे हैं उस पर अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है। सो वहां पे थोड़ा बहुत मार्जिन में इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन पहले की गाइडेंस थी इनकी 12% की, तो स्टिल एक बहुत हेल्थी लेवल पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने मार्जिन को वो सस्टेन कर सकता है। देन कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस सेम है, 30% के आसपास का कॉस्ट टू इनकम टारगेट कर रही है कंपनी FY25 के अंदर भी। मतलब कि बिजनेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कॉस्ट वाइज वो ओवरऑल चीजें वैसे ही मेंटेन रखेंगे जैसे इन्होंने इस साल की FY24 के अंदर रखा था। क्रेडिट कॉस्ट में इन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस इंक्रीज कर दिया है। सो अब इनका टारगेट है कि 2.2% से लेकर 2.4% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर रहेगा इनका। इस साल का गाइडेंस था 1.6 एंड 1.8%, मतलब कि क्रेडिट कॉस्ट में बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनको थोड़ी प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़े राइट ऑफ्स भी ज्यादा करने पड़ सकते हैं। बट स्टिल एक अनसिक्योर्ड मॉडल है ये, माइक्रो फाइनेंसिंग है, बिल्कुल लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ में आप डील कर रहे हो, मतलब आपकी जो कस्टमर्स की क्वालिटी है वो कोई सुपर क्वालिटी कस्टमर्स नहीं है, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स के साथ में आप ज्यादा डील कर रहे हो जिनको क्रेडिट का इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। स्टिल 2.2-2.4% का क्रेडिट कॉस्ट अगर बिजनेस मेंटेन करता है तो ये काफी अच्छा क्रेडिट कॉस्ट है। बिकॉज आप बाकी प्लेयर्स को अगर आप देखोगे इस इंडस्ट्री में तो वो तो आज के टाइम पे कह रहे हैं कि 2.5 या 3% का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बहुत नॉर्मल है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वैसे में अगर ये बिजनेस 2.2-2.4% का क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन रखता है इस ग्रोथ के साथ में तो ये काफी अच्छा नंबर है। ये भी स्टिल शो करता है कि एसेट क्वालिटी काफी अच्छे से मेंटेन कर सकती है ये कंपनी।
देन आरओए और आरओई का नंबर देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 5.4 5.5% के आसपास का टारगेट है इनका आरओई का नंबर। एंड आरओई कंपनी टारगेट कर रही है 23 से 23.5% के बीच में मेंटेन रखने का। सो FY25 का गाइडेंस भी लगभग ठीक ही है। ग्रोथ के टर्म्स पे आप बोल सकते हो थोड़ा सा इन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम किया है, बट स्टिल 25% से 24% पे कंपनी ग्रो कर रही है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन अच्छी है कंपनी की, तो ओवरऑल गाइडेंस अच्छा है। नेक्स्ट 4 इयर्स का भी अगर हम गाइडेंस देखते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यही जो 20 से 25% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 4 साल के लिए। मार्जिन उनका गाइडेंस सेम है। इसका मतलब क्या कि इवन दो कल को चल के जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भी, लेकिन कंपनी स्टिल अपने मार्जिन को सस्टेन कर लेगी 12.9 12.8% के आसपास। मतलब मार्जिन को लेकर के एक्चुअली काफी कॉन्फिडेंट है बिजनेस। एंड आरओई और आरओई का नंबर भी अगर आप देखोगे तो वो भी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि सस्टेन रहेगा, 5.4 5.5% के आसपास आरओई और 23-24% के बीच का आरओई का नंबर। तो एक्चुअल वैसे हमें अगले 4 साल के गाइडेंस पे इतना फोकस करना नहीं है, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होती है, तो हमें तो हर क्वार्टर में बिजनेस ट्रैक करना है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो इनका अगले 4-5 साल का गाइडेंस बिल्कुल ही अलग था। तब ये टारगेट कर रहे थे कि 12% का मार्जिन रहेगा, बट एक ही साल के अंदर इन्होंने मार्जिन को ऑलमोस्ट 1% से इंक्रीज कर दिया, आरओई का नंबर भी इंक्रीज कर दिया। पहले इनका 22% का एक्सपेक्टेशन था। सो ये चीजें हर साल हर थोड़े टाइम पे चेंज होती है, तो 4 साल के गाइडेंस पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है इनका जो अगले 1 साल का गाइडेंस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जहां कंपनी 24-25% के ऊपर ग्रोथ का टारगेट कर रही है। उसको ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे अगले क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स आते हैं, बिकॉज चीजें यहाँ पे काफी जल्दी चेंज होती है। बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, अगले साल का गाइडेंस भी अच्छा है, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे से मेंटेन करने का टारगेट है कंपनी का। नाउ अगर हम स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका स्टॉक जो है वो 3.4 3.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है वैसे तो, बट स्टिल वैसे तो ये नंबर 1 प्लेयर है इस इंडस्ट्री का इन टर्म्स ऑफ लोन बुक। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो स्टिल आई फील अरमान फाइनेंशियल जो है वो एक काफी अच्छा प्लेयर लगता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज अरमान फाइनेंशियल का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 50% पे ग्रो कर रहा है अपने लोन बुक को। आरओई का लेवल उसका बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, जबकि उन्होंने अभी क्यूआईपी भी रेज किया था। एंड आरओए अगर आप देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। सो एफिशिएंसी काफी अच्छी है, आरओई का नंबर भी काफी अच्छा है, एंड ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू सीए ग्रामीण। हाँ, उसका एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है अभी पिछले कुछ टाइम में, उसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, 2.8 2.7% के आसपास का उसका क्रेडिट कॉस्ट है। बट उसका ग्रोथ भी काफी ज्यादा है। अगर वो बिजनेस 50% की ग्रोथ के साथ में 3% का क्रेडिट कॉस्ट भी अगर मेंटेन कर लेता है, स्टिल वो बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, बिकॉज उसकी ग्रोथ पेस ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा है, एंड साइज में भी बहुत छोटा है कंपेयर टू सीए ग्रामीण। 10 टाइम उसका साइज छोटा है, हार्डली 2200-2300 करोड़ के आसपास का लोन बुक है अरमान फाइनेंशियल का। सीए ग्रामीण का तो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास है। सो अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो अरमान फाइनेंशियल अभी भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगता है, बिकॉज उसमें पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो उस बिजनेस का डबल है ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली अभी उसके 4th क्वार्टर के नंबर आए नहीं है, सो उसका वो एक बार रिलीज हो जाएंगे तो उसको भी एक बार डिटेल में एनालाइज करेंगे। बट अरमान फाइनेंशियल नंबर 1 प्लेयर, एंड सीए ग्रामीण ये नंबर 2 प्लेयर लगता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सस्टेनेबली बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छी ग्रोथ है, आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। बाकी अभी कौन कॉल होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी आगे, आउटलुक वगैरह क्या है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था सीए ग्रामीण के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।